हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा, मैंने एक दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने टोटल 5 एमसीक्यूज़ डाले थे। तो आज मैं उन्हीं 5 एमसीक्यूज़ के आंसर्स बताने जा रही हूँ, वो भी विद सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से देखिएगा और मोर अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या चीज़ है। फैलिंग सॉल्यूशन ए का आंसर बताने के लिए हमें पहले फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमने इसके बारे में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा हुआ है, जो हमारी क्लास 12th का चैप्टर है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो फैलिंग रिएजेंट है उसका हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने में, कि उसका यूज़ करके हमें पता चलता है कि कौन से कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और कौन से कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो फैलिंग रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड हैं वो फैलिंग्स टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जबकि जो कीटोन्स हैं वो फैलिंग टेस्ट नेगेटिव शो करते हैं। और फैलिंग रिएजेंट है क्या? फैलिंग रिएजेंट बना होता है दो सॉल्यूशन से, जिसको हम कहते हैं, पहला है फैलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा है हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा होता है ये हम याद रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है। को अगला क्वेश्चन ये इस तरह से भी बना सकते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन बी कौन सा होता है। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। ये एनसीईआरटी में पूरी लाइन एज इट इज़ मेंशन कर रखी है। फैलिंग सॉल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट और फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है हमारे पास एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोचिली सॉल्ट भी कहते हैं। अब फैलिंग रिएजेंट कैसे बनाया जाता है कि इन दोनों सॉल्यूशन की इक्वल क्वांटिटीज़ ली जाती हैं, कि अगर हमने फैलिंग सॉल्यूशन ए 5 ml लिया है तो हम फैलिंग सॉल्यूशन बी भी 5 ml लेके 10 ml का फैलिंग रिएजेंट बना लेंगे। और जब अगर हमने इसमें ऐसा कंपाउंड डाला है कि जिसमें है एल्डिहाइड ग्रुप, तो हम क्या देखेंगे, हमने टेस्ट ट्यूब में फैलिंग सॉल्यूशन ए लिया, उसमें हमने, या फिर हम क्या करेंगे, पहले कंपाउंड लेंगे थोड़ा सा जिसका हमें टेस्ट करना है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप। पहले हम थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, फैलिंग रिएजेंट डालेंगे और इसको थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के बाद अगर टेस्ट ट्यूब के नीचे रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं तो हम इससे कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर कोई भी रेड प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। अब क्या है, एक मेन चीज़ और है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये तो फैलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं ये फैलिंग टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो इस टेस्ट से फैलिंग टेस्ट हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था, फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है। तो ए हमें पता है क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। देखो, इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन में दे रखा है एक्वस कॉपर सल्फेट और एक ऑप्शन में दे रखा है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। कई बार एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्वस है कि अल्कलाइन है। तो हमें याद रखना है कि कैसा है
एक्वस कॉपर सल्फेट है, और जो सोल्यूशन बी है, ये जो एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, ये क्या है, फैलिंग सोल्यूशन बी है, जिसको हम रोचेली सॉल्ट भी कहते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ए कंपाउंड विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14 हैज़ 2 टर्शरी कार्बन, राइट डाउन इट्स IUPAC नेम। तो हमारे पास जो मेन चेन है उसमें कार्बन कितने हैं, 6, और जिसमें से 2 कार्बन कैसे हैं, टर्शरी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वो 2 ही कार्बन बना लेते हैं जो टर्शरी हैं। टर्शरी मतलब कि जो कार्बन, एक कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, ठीक है। और क्या हो सकता है, इस कार्बन के साथ भी और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, C6H14 होने चाहिए। तो हमारे पास क्या 6 कार्बन बन गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, और 2 इधर हमारे पास 1 ही हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो एक एक तो इन्होंने कार्बन के साथ ही बना लिया है, और चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाले जो हैं 2 टर्शरी कार्बन हैं, इनकी वैलेंसी भी सारे कार्बन की चेक कर लीजिए, वैलेंसी भी सभी के कंप्लीट है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 14 हैं, क्योंकि 3 3 6 6 और 6 12 12 और 2 14 कार्बन भी है हमारे पास। तो हम इसकी जो मेन चेन है, अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एक मेन चेन लेते हैं। मेन चेन हमें वो लेनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। तो इसमें मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे पास, और ये क्या बन गई हैं, साइड वाली ब्रांचेस। तो हम नंबरिंग किधर से भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन की मेन चेन है, तो हम क्या लगाएंगे, ब्यूट, और सारे कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब ब्रांचिंग कौन कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे। तो जो ब्रांच वाले हमारे पास ग्रुप हैं, इनको हम प्रीफिक्स में नाम लेंगे इसका। तो CH3 कैसा ग्रुप होता है, CH3 का नाम हम लिखते हैं, जब भी इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं, इसका नाम होता है मिथाइल। अब कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बन गया हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर इसका। तो क्या हमारे पास ऐसा आंसर दे रखा है। तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही क्या है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड है एन हेक्सेन। अगर हम 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाते हैं तो इसमें एक क्वाटर्नरी कार्बन आता है, टर्शरी 2 कार्बन नहीं आ रहे हैं। एन हेक्सेन में तो कोई भी टर्शरी कार्बन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट चेन हो गई। और 2 मिथाइल पेंटेन, इसमें भी टर्शरी कार्बन नहीं आएगा, इसका नंबर 4 है, फोर्थ ऑप्शन है ना ये। तो सही आंसर क्या है, 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सुटेबल रीजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इसमें क्या है, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। फिर क्या लगा हुआ है, CH3। अब ये जो एस्टर ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, CHO में। तो ये भी कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हुआ, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारे क्लास 12th का चैप्टर है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो उसमें हमने पढ़ा है कि उसमें हमने बहुत सारे प्रेपरेटरी रिएक्शन पढ़े थे कि कैसे हम एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। अगर आप अपनी NCERT की बुक खोल के देखें तो उसके जहाँ पे प्रेपरेटरी रिएक्शन दिए हुए हैं फॉर स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स, उसमें पहली रिएक्शन दी हुई है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, जो असाइल क्लोराइड है, बुक में दिया भी इसी तरह से हुआ है, इस तरह से C डबल बॉन्ड OCl। इसकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाएं लेड बैरियम सल्फेट के
प्रेजेंट में, तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा ये, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन है वो, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास इस तरह से कंपाउंड दिया हो, एस्टर दिया हो, एस्टर को हम एल्डिहाइड में किसके यूज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें रिएजेंट दिया हुआ है डिबाल एच फॉलोड बाय हाइड्रोजनेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन, ठीक है। तो डिबाल एच क्या है हमारे पास, डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्रोजन, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस रिएजेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास एस्टर ग्रुप है इसको एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन ही क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रेशन। सेकंड है तो हमारे पास यही वाला रिएजेंट आएगा, तो इसका जो आंसर बन रहा है अभी मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो रिएजेंट है ये एस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड दिया है सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रेशन। अब ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका यूज़ हम करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को के साथ। अगर हमने इसका यूज़ किया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, तो ये नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रेशन, क्या हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लेड बेरियम सल्फेट, ये मैंने आपको बता दिया है। इस रिएजेंट का यूज़ किया जाता है रोजनमंड रिडक्शन में, जिसमें क्या किया जाता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल असाइल क्लोराइड, इस तरह के ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये रोजनमंड रिडक्शन का रिएजेंट है, आप याद रखना। और चौथा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका यूज़ भी, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका यूज़ भी एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहलिक या फिर एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ग्रुप है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, ये हमारे पास दिया हुआ है हमारा रिएक्टेंट, इस पे कौन कौन वर्क कर रहा है हमारे पास, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये मैं आपको करके बताती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये रहा हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जो अल्काइल ग्रुप है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक, और जो मेटालिक ग्रुप है ये हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब जो ये इसका जो अटैक होगा ये होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम पे। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम है ये जो C डबल बॉन्ड O के साथ बाइंडेड है, तो ये बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा, रिटर्न में क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इधर से हमारे पास जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, और ऑक्सीजन के साथ MgBr लग जाएगा। इधर हमारे पास आ गया CH3, तो बाकी का ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। इसकी अगर हाइड्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, तो हमारे पास कुछ
ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन, कार्बन के ऊपर OH और एक साइड पे मिथाइल ग्रुप, फिर बाकी का ग्रुप एज इट इज़। तो ये है हमारे पास ये रिएक्शन। तो अगर हम आंसर से देखें तो क्या आ रहा है, पहले वाला नहीं हो सकता कि उसमें इसमें इस ग्रुप को चेंज करके ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है हमारे पास। सेकंड है, ये वाला भी नहीं आ रहा। थर्ड, इस तरह से भी 2 कीटोनिक ग्रुप भी नहीं बन रहे हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। तो ये है इसका आंसर। फिर है फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेजेंस टेस्ट। अब लेजेंस टेस्ट का कहाँ यूज़ आता है, ये हमारे पास आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजन को। तो जो पहली रिएक्शन दे रखी है ये सल्फ़र कंटेन, इसमें सल्फ़र के साथ हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। दूसरे में हैलोजन के साथ, तीसरे में चौथे में नाइट्रोजन के साथ। लेकिन ये जो हमारे पास थर्ड नंबर वाली रिएक्शन है, ये लेजेंस टेस्ट में ऐसी रिएक्शन नहीं होती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो थैंक यू दोस्तों। अब और क्वेश्चंस देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।